नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा चैनल पर। आज क्लास +1 फिजिक्स का चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, सबसे आसान चैप्टर। सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन समझने से पहले हमें स्केलर प्रोडक्ट के बारे में जानना। स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर अलजेब्रा में हमने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको ए डॉट बी। ये किसको इक्वल होती है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में उनके बीच के एंगल का कोस थीटा। ए डॉट बी किसके बराबर हुआ? ए बी कोस थीटा के। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बच्चों, कोस प्रोडक्ट को फिजिकली कैसे समझें? वास्तव में ये बताती है कि बी वेक्टर का कितना हिस्सा ए के अलोंग है, यानी बी का कंपोनेंट कोस कंपोनेंट ए के अलोंग है। ये बात समझना बड़ा जरूरी है बच्चों। बी का कितना हिस्सा ए के अलोंग है? बी कोस थीटा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट कहलाती है ए बी कोस थीटा। सबसे जरूरी बात नोट में देखो बच्चों, ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी डायरेक्शन की बात हम नहीं करते। ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। बच्चों, आपको याद हो वेक्टर चैप्टर में हमने 3 यूनिट वेक्टर सीखे थे। आई वेक्टर, इसको आई कैप बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जे और के, जे वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर हम दो यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर की अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट देखें तो क्या आएगा? जैसे कि आई डॉट आई, आई डॉट आई बच्चों 1 होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी 1 है, 1 इंटू 1, और इनके बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। कोस 0 1 होता है, इसलिए आई डॉट आई 1। जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या है बच्चों? वो भी 1 हो जाएगा। के डॉट के भी 1 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम आई की डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर के साथ देखें, यूनिट वेक्टर के साथ, तो वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि x और y के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, इसलिए i और j के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसलिए i डॉट j 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 0 होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है बच्चों? की i का कोई भी हिस्सा j के अलोंग नहीं है। अब बच्चों देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी x y z अपने को कंपोनेंट दे रखे हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ए डॉट पी करने पर हमारे पास बच्चों यहाँ पर देखो ए एक्स आई यानी कि x कंपोनेंट वेक्टर ए का, ए वाई जो है y कंपोनेंट z कंपोनेंट। इसी तरीके से बी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे x y और z। तीनों की हमने ली डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आएंगी 9 टर्म्स, 9 में से 6 टर्म जो होंगी 9 में से वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या होगी? आई डॉट जे या जे डॉट के इस तरह की होगी। लेकिन आई डॉट आई 1 होता है, वो 3 ही टर्म होंगी, इसलिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए डॉट बी। अगर किसी वेक्टर की खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाए तो उस मैग्नीट्यूड का स्केयर हो जाता है ए स्केयर, क्योंकि ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर क्या होता है? ए स्केयर। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। साफ सी बात, डॉट परपेंडिकुलर का मतलब है कि कोई भी हिस्सा दूसरे की तरफ नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, एफ और डी। एफ क्या है? यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिस्प्लेसमेंट को। तो वो पूछता है इनकी डॉट प्रोडक्ट करके इन दोनों के बीच में एंगल भी फाइंड आउट करो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी बच्चों? देखो 3 5 15, 4 चौक 16, 5 3 15, माइनस का साइन है तो -15 आ जाएगा। 15 से 15 कट गया, 16 यूनिट। ये क्या आई है? एफ और डी की डॉट प्रोडक्ट। हमें पता है बाय डेफिनेशन एफ डॉट डी किसके बराबर होता है? एफ डी कोस थीटा। वो किसके इक्वल है? 16 के। हमें एफ का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। मैग्नीट्यूड लगाने का पता लगाने का क्या फॉर्मूला था? ए एक्स स्केयर प्लस ए वाई स्केयर प्लस ए जेड स्केयर का सारे का रूट। तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट क्या है? 3, वाई कंपोनेंट 4 और जेड कंपोनेंट 5। 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर क्या आ जाएगा? √50। और इसी तरीके से डी का मैग्नीट्यूड भी √50 हो जाएगा। आ जाएगा हमारे पास 16/50। तो इस तरीके से बच्चों हम एंगल भी पता लगा सकते हैं।
करते हैं। अब हम असली अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को जानने के बाद वर्क क्या है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की W=F.S, यानी कि फोर्स का कितना हिस्सा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, F cos थीटा। F sin थीटा कोई वर्क नहीं करता बच्चों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कौन सा हिस्सा वर्क करता है? कोस कंपोनेंट। तो F cos थीटा इंटू में S, तो बन जाएगा Fs cos थीटा, और हमें अभी भी पढ़ाएगी तो डॉट प्रोडक्ट है, तो W इक्वल हो जाएगा F.S। तो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं, लेकिन फिर भी वर्क स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट वर्क के बच्चों जूल है। डायमेंशन F और S की मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी। कोस की कोई डायमेंशन नहीं होती। ml_t-2 फोर्स की डायमेंशन, L लेंथ की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट की ml/t-। बच्चों CGS यूनिट वर्क का होता है अर्क। इसके बाद बात आती है वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है। किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों? किस किस के बीच में एंगल? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 से 90 डिग्री तक है या 90 डिग्री से कम है तो वर्क पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री होते ही वर्क डन 0 हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वर्क डन नेगेटिव। यहाँ पर मैंने एक ही एग्जाम्पल से तीनों वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दिखाए हैं ग्रेविटी द्वारा। 9th क्लास में भी ये सिखाते हैं बच्चों। जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है तो फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पैरेलल। कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इस स्थिति में ग्रेविटी तो अभी भी नीचे की तरफ ही लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस स्थिति में वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल टू सरफेस ऑफ अर्थ चल रहा है तो ग्रेविटी तो अभी भी नीचे की तरफ लग रही है। दोनों के बीच में एंगल देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर बन गया, थीटा 90 डिग्री होगा। इस स्थिति में कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चल रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी वर्क हो रहा है, नो डाउट कोई और फोर्स कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी उस समय में वर्क 0 कर रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जिस तरफ वस्तु जा रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है? फ्रिक्शन। तो बच्चों ये नोट्स जो हैं आपको sciencearena.com पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक भी दे दूंगा, वहां से सीधा क्लिक करें, नोट्स डाउनलोड करें PDF फॉर्मेट। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादातर नेचर के अंदर फोर्स कांस्टेंट नहीं मिलते हैं अपने, या तो फोर्स बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। ऐसी स्थिति में वर्क डन जो होता है हम इंटीग्रेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा। हम पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान लगे फोर्स को, ये देखो ये फोर्स वेरिएबल है बच्चों, कभी कम हो रहा है कभी नहीं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांट लेते हैं। इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स के दौरान हम ये मानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। हालांकि थ्रू आउट द एक्स फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इंटरवल इतना छोटा ले लिया है कि उस दौरान हम ये मान सकते हैं कि उस दौरान फोर्स कांस्टेंट है। तो हम छोटे छोटे कई वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और टोटल वर्क डन सभी को जोड़ के बराबर हो जाएगा। सिग्मा निशान किसका है? जोड़ का। लेकिन ये बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक और मैथमेटिकल कैलकुलस तरीका है जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत काम आएगा आगे 3-4 आर्टिकल्स के अंदर, हमें इंटीग्रेशन करके ही वर्क डन पता लगाना होगा। तो x1 से x2 मान लो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तय करता है, तो x1 से x2 f dx, जब ये तब कब ये फार्मूला लगा करेगा? जब हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो डिस्टेंस के साथ बदलता है। एक और बात बच्चों कई बार कंसेप्चुअली पूछ लेते हैं, ऐसी स्थिति में वर्क डन जो होता है एरिया अंडर एफ एक्स कर्व है, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया अंडर कर्व है।
तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कई बार हल्के फुल्के न्यूमेरिकल में वो एरिया पूछ लेता है, एरिया निकाल के भी हम वर्क डन पता लगा सकते हैं। आगे कंसेप्ट आ रहा है बच्चों एनर्जी का। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लो एक हवा चल रही है, वो पतवार वाली नाव को आगे चला सकती है, यानी उस हवा के पास कोई ऊर्जा है जो आगे कार्य कर रही है। वो कौन सी ऊर्जा है? वो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। इस क्योंकि एनर्जी वर्क की कैपेसिटी ही है वर्क डन की, तो इसलिए इसके यूनिट भी जूल ही है। हम अपने आप को एक बार देखेंगे मैकेनिकल एनर्जी टॉपिक्स को, आगे और भी टाइप्स ऑफ एनर्जी आएंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी। छोटी क्लासेस में आपने सीखा है, एम मास ऑब्जेक्ट, वी वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती बच्चों, ये ध्यान रखना बात। चलती हुई कार, फ्लोइंग वाटर इन रिवर, इन सभी के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आइए देखते हैं ये फार्मूला आया कैसे। वर्क डन क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू या एफ डी एक्स। फोर्स क्या है न्यूटन सेकंड लॉ से? मास इनटू एक्सेलरेशन, एम ए। एक्सेलरेशन क्या है? डीवी बाई डी टी। तो मैंने यहाँ पर एफ को पहले एम ए रखा। एक्सेलरेशन का फार्मूला डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। dx बाई डी टी क्या है? वो तो वेलोसिटी होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ dx बाई डी टी को क्या लिख दिया? v लिख दिया। dv अकेला रह गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों? एक पावर बढ़ा देते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ एम वी स्क्र बाय 2। मान लो इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की 0 थी, 0 से कहाँ पहुंच गया ऑब्जेक्ट? v वेलोसिटी तक, तो आ गई उसकी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्र। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ एम वी स्क्र बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू शेप, पोजीशन और सिचुएशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे बच्चों कोई स्प्रिंग आपने दबाया, तो वो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरीके से डैम में इकट्ठा हुआ पानी, इन सभी के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। आगे हम देखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैसे जनरल फार्मूला बच्चों यही है, dv यानी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, और वी आई माइनस ई एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ये बच्चों कैसे आया फार्मूला, लेटर ऑन सीखेंगे आप। हमें ज़्यादातर जो काम करना होगा प्लस वन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से करना होगा, वो होती है एम जी एच। कैसे आया ये फार्मूला वो भी बता देते हैं। वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे वर्क करना पड़ा एफ इंटू एस, और एफ कितना है? एम जी। जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क डन एच हाइट तक लेके गया हूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी एच। ये वर्क कहाँ चला जाएगा? स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब एक और फॉर्मूला देख लो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ने स्ट्रेच स्प्रिंग। इसके बाद आर्टिकल खत्म करते हैं अपन, अगला टॉपिक इसके बाद शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग दिखाया है, अगर वो x इजिकल टू 0 सिचुएशन से उसको खींचा हमने x इजिकल टू x तक, तो हमने कुछ वर्क किया उस स्प्रिंग को खींचने में, डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ इंटू डी एक्स। एफ इस स्थिति में कांस्टेंट नहीं है, तो हुक्स लॉ से हमें पता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम क्या लगाएंगे? के एक्स। के क्या है? कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं बच्चों। डी डब्ल्यू इजिकल टू एफ डी एक्स। चलो बच्चों ये टॉपिक 15 मिनट पूरे होने वाले हैं, इस टॉपिक को अगले लेक्चर में ही करवाऊंगा। इसके लिए बच्चों नोट्स डाउनलोड कर लें, अगले टॉपिक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंस रहना .com के साथ।